बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार एनडीए ने इतिहास रच दिया है। गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर ली है। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास और सहयोगी दलों के दफ्तरों में जश्न का माहौल है। वहीं महागठबंधन के कई बड़े चेहरे अपनी सीटें बचाने में भी संघर्ष करते दिखे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की धमाकेदार जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि आज की ये विजय एक नई यात्रा की शुरुआत है। बिहार ने जो भरोसा हम पर जताया है, उसने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले 5 सालों में बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार में नए उद्योग लगेंगे, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए काम किया जाएगा। बिहार में निवेश आएगा और ये निवेश ज्यादा नौकरियां लेकर आएगा। बिहार में पर्यटन का विस्तार होगा, लोगों को बिहार का नया सामर्थ्य दिखाई देगा। बिहार में हमारे तीर्थों, आस्था के स्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प होगा। वहीं भाजपा ने बिहार में एनडीए की जीत का शुक्रवार को दिल्ली हेडक्वार्टर में जश्न मनाया। इस मौके पर पीएम ने 42 मिनट के भाषण में कहा, बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया, अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया के जयकारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वे बिहार की क्या इज्जत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पोस्ट, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। लखीसराय विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायक विजय कुमार सिन्हा ने निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद मतगणना केंद्र पर कहा कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद लखीसराय की जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा और विश्वास जताया है और वे इस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। वे एक सेवक की तरह क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के पीछे ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। जांच में पता चला है ये कोई एक धमाका नहीं था, ये तो देश भर में होने वाली 32 धमाकों की प्लानिंग का सिर्फ एक हिस्सा था। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुआ धमाका दरअसल एक बड़े प्लान को रोक गया। आतंकी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बरसी पर दिल्ली समेत देश की 32 जगहों को उड़ाने वाले थे। इसके लिए BRZ और I-20 जैसी 32 कारें तक तैयार कर ली गयी थी। 3 कारें मिल भी चुकी है, बाकियों की तलाश जारी है। और असली झटका तो तब लगा जब जांच एजेंसियों की नजर अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर गई। कई डॉक्टर आतंकी गतिविधियों में शामिल मिले, कुछ पकड़े भी गए। सरकार ने तुरंत यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी और सभी रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच शुरू कराई। अरब देशों से फंडिंग, गायब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कैंपस में संदिग्ध गतिविधियां, सब कुछ सामने आता गया। जांच में एक और चौंकाने वाला सच निकला। ब्लास्ट की प्लानिंग तुर्की से हुई थी और इसके लिए आतंकियों ने सेशन ऐप का इस्तेमाल किया। ऐसा ऐप जिसमें न फोन नंबर चाहिए, न ईमेल, ब्लॉकचेन जैसा सिस्टम और चैट ट्रैक करना लगभग नामुमकिन। जांच में कंफर्म हो गया कि कार में मौजूद आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी ही था। कार से मिले दांत और हड्डियों का DNA उसकी मां से मैच कर गया, यानी उसी ने दिल्ली में कार उड़ाई और धमाके में खुद भी मारा गया। दिल्ली पुलिस ने अब रेलवे स्टेशन, मेट्रो और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी है। लोगों को पहले से पहुंचने की सलाह दी गई है। एयरपोर्ट जाना हो तो पूरे 3 घंटे पहले निकले। इधर धमाके से जुड़े एक मददगार को भी पकड़ लिया गया है और तीसरी संदिग्ध कार हरियाणा में मिली है। धमाके का असर दिल्ली के बाजारों पर भी पड़ा है। 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, मार्केट लगभग खाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। INS विक्रांत पर तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडरों ने ताकत दिखाई। भारत अमेरिका के बीच वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास भी जारी है। सुखोई 30 और B-1B लांसर की संयुक्त उड़ानें हो रही हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के पुणे से दर्दनाक खबर आई। नवले ब्रिज के पास ट्रक का ब्रेक फेल हुआ और 25 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। 9 लोगों की मौत और 5 लोग जिंदा जल गए। करीब 20 लोग घायल हैं। सच कहे तो दोस्तों, 2025 हादसों से भरा साल रहा है। एक के बाद एक बड़े हादसे देश को हिलाते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट देखिए। EPFO ने प्रीमेच्योर PF विड्रॉल पर टैक्स को लेकर नया क्लियर रूल जारी किया है। अगर आप सर्विस के 5 साल पूरे होने से पहले PF निकालते हो और आपके पास पैन कार्ड है तो 10% TDS कटेगा और अगर पैन कार्ड नहीं है तो सीधा 34% तक TDS देना पड़ेगा। लेकिन EPFO ने 4 ऐसी सिचुएशन भी बताई हैं जहां TDS बिल्कुल नहीं कटेगा। वही डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब महंगाई की रिपोर्ट। अक्टूबर में महंगाई दर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई और अच्छी खबर यह है कि दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती होने की उम्मीद है। SBI और इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का भी यही कहना है कि RBI रेपो रेट कम कर सकता है। अगर कटौती हुई तो आपकी EMI कम होगी और नया लोन लेना भी सस्ता हो जाएगा।
एक और बड़ी अपडेट दुनिया भर में भारतीय टेक्सटाइल की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। 111 देशों में निर्यात 10 से 11% बढ़ा है। मतलब अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बाद भी भारत के एक्सपोर्ट में दमदार ग्रोथ दिख रही है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री की रफ्तार भी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और निर्यात पर टिकी है और फियो का कहना है कि नए सरकारी फैसलों से एमएसएमई को बड़ी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने अभी 2 बड़े कदम उठाए। पहला, 2560 करोड़ रुपए का निर्यात संवर्धन मिशन मंजूर। दूसरा, निर्यात कारोबारियों को कोलैटरल फ्री 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जिसकी पूरी गारंटी सरकार देगी। अमेरिकी टैरिफ के दबाव को कम करने के लिए केंद्र ने कुल 45,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है और पीएम मोदी ने कहा कि इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य और मजबूत होगा। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट देखिए। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन का कहना है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत को हर साल करीब 80 लाख नई नौकरियां बनानी पड़ेंगी, तभी देश की ग्रोथ तेज होगी और बेरोजगारी कम होगी। अब बात उस फैसले की जिसने स्टील इंडस्ट्री को राहत दी है। ट्रम्प टैरिफ के बीच भारत सरकार ने वियतनाम से आने वाले स्टील उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। मतलब अब सस्ता स्टील बाहर से आके हमारी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। टाटा स्टील के सीईओ ने भी कहा कि सरकार का ये कदम बिल्कुल सही है। इसके साथ ही सरकार ने स्टील इंडस्ट्री की पहली ESG परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी जारी की। ग्रीन स्टील की दिशा में भारत ने बढ़िया काम किया है और इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ भी दिखी है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2050 तक भारत दुनिया में तेल की मांग बढ़ाने वाला सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। और अब उस खबर की सच्चाई बताता हूं जो सोशल मीडिया पर खूब फैल रही है। क्या रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और पेंशन नहीं मिलेगी? सरकार ने साफ कर दिया है कि ये खबर फेक है। PIB फैक्ट चेक ने बताया कि सरकार ने सिर्फ CCS पेंशन रूल्स 2021 के नियम 37 में बदलाव किया है, यानी सिर्फ बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। बाकी सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, जबरन रिटायरमेंट लेने वालों के लिए नई गाइडलाइन जरूर जारी हुई है। सरकार ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और सर्विस कैलकुलेशन को लेकर कंफ्यूजन रहता है, इसलिए अब ये प्रोसेस नए तरीके से लागू होगा। इसके लिए एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है जो CCS पेंशन रूल्स 2021 के रूल 44 के तहत लागू होगा। 10 साल से ज्यादा और 10 साल से कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। भारत और नेपाल ने रेल से माल ढुलाई बढ़ाने के लिए बड़े समझौते किए हैं। अब दोनों देशों के बीच सामान का व्यापार पहले से ज्यादा तेज, आसान और सस्ता होगा। और अब AI की जोरदार खबर। फोन पे ने ओपन AI के साथ हाथ मिला लिया है, यानी अब फोन पे UPI ऐप में आपको चैट GPT जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे। बस पूछिए और पेमेंट से जुड़ी बातें आपको तुरंत मिल जाएंगी। चलो, अब सोना चांदी पर सबसे बड़ा झटका। सिर्फ एक दिन में सोना 2641 रुपए महंगा हो गया और सीधा 1,26,000 रुपए के पार पहुंच गया। चांदी भी पीछे नहीं रही, एक ही दिन में 6,000 रुपए से ज्यादा बढ़कर 1,62,730 रुपए प्रति किलो हो गई है। इस साल सोना 50,000 रुपए से ज्यादा और चांदी 78,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो चुकी है। IBGA के ये लेटेस्ट रेट हैं, बाकी कैरेट वाले रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने AIMIM के उम्मीदवारों को जिताया। बिहार में जो नतीजा है वो आवामी नतीजा है, हम उसे स्वीकार करते हैं। महुआ सीट पर बड़ा उलटफेर। लालू के बेटे तेज प्रताप इस बार पीछे रह गए। चिराग पासवान ने रणनीति बनाकर लोजपा रामविलास से संजय कुमार सिंह को उतारा, जिन्होंने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी और 35,000 से ज्यादा वोटों से आगे रहे। खास बात ये कि राजद ने भी अपना उम्मीदवार मुकेश रोशन उतारा, जो दूसरे स्थान पर रहे। माना जा रहा है कि राजद के मैदान में उतरने से मुकाबला बदल गया और चिराग की चाल भारी पड़ गई। बिहार चुनाव में JDU और BJP की बड़ी जीत दिख रही है। बेलागंज से JDU की मनोरमा देवी 2,882 वोटों से जीत गईं। गया टाउन में BJP के प्रेम कुमार ने 26,423 वोटों से जीत दर्ज की। हरनौत सीट पर JDU के हरिनारायण सिंह ने 48,335 वोटों की भारी बढ़त से जीत हासिल की। वहीं केसरिया में जदयू की शालिनी मिश्रा विजयी रही। बिहार चुनाव में कई बड़े चेहरे जीत गए, लेकिन कई चेहरों का हार का सामना करना पड़ा। खेसारी लाल यादव मतगणना केंद्र पर मतों की गिनती देख रहे थे। जब वो लगातार पीछे होते रहे तो बीच में वो वहां से निकल गए। उन्होंने इस दौरान कहा कि वो जनता के बीच ही रहेंगे। वहीं अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को लिखा है। उन्होंने पोस्ट किया, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मुद्दा तब भी उठलबा, आगे भी उठी। जय बिहार। पार्टी की युवा उम्मीदवार देवयानी राणा ने यहां से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह को 24,647 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। बिहार अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ने कहा, लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया इसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूं। ये जीत मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की जीत है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की भाषा बोलेगा उसे हमारी सरकार जेल में भेज देगी। अभी 17 ऐसे पाकिस्तानी प्रेमी जेल में हैं और 100 अन्य की जांच चल रही है। पटना मोकामा विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के बाहुबली उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह 28,206 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उन्हें कुल 91,416 वोट मिले। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल ने राहुल गांधी पर तंज कसा है, साथ ही पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी है तो मुमकिन है, राहुल है तो गमगीन है।